हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे लेक्चर्स के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो भारत में एक पुराना ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें आर्थिक नियम सब बताए गए हैं किस तरह से। तो वो चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी जिनका नाम है, और कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो मूलभूत संकल्पना है अर्थशास्त्र की उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, तो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, ये चार चीज़ों से बनती है। एक तो सबसे पहले होता है उत्पादन, यानी जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद क्या होता है? प्रोडक्शन के बाद उस चीज़ का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज, और एक्सचेंज के बाद होता है कंजम्पशन यानी उपयोग। ठीक है, तो ये है 4 फैक्टर्स, उससे इंक्लूड क्या बनती है? इकोनॉमी। इसी को ही कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, जो ये 4 चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व होती है, इसको आर्थिक व्यवहार भी कहा जाता है या फिर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रकार है वो हम देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, देन डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, इस तरह के अर्थव्यवस्था के प्रकार है। ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मीन्स क्या होता है? यानी कि इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है? और इसको क्या कहा जाता है? भांडवलवादी अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है। भांडवलवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या होता है? जो ओनर रहते हैं वो क्या रहते हैं? प्राइवेट्स रहते हैं ज़्यादातर ज़्यादा। इसमें जो उत्पादन यानी कि जो साधन होते हैं वो क्या रहते हैं? खासगी मालक की तरफ से रहते हैं। इसी की वजह से इसको भांडवलशाही अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन से देश की? अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद हम देखते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं हम। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जो उत्पादन और जो साधन रहते हैं उसमें सरकारी और सार्वजनिक मालिकी के वो रहते हैं, इसी वजह से इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसमें सभी जो उत्पादन और साधन रहते हैं वो सरकारी मालिकी के रहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोप्राइटर्स रहते हैं। इसकी वजह से इसको समाजवादी, पूरी तरह से नियंत्रण इसको गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। इसी वजह से इस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चीन यानी कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिक्स अर्थव्यवस्था। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी क्या होता है? जो पूंजीवादी या फिर जो भांडवलशाही अर्थव्यवस्था है वो और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित
अर्थव्यवस्था है। इसमें भांडवलशाही और समाजवाद इन दोनों अर्थ प्रणालियों का दोष क्या किया जाता है, समन्वय इसमें रखा जाता है इस अर्थव्यवस्था में। और इसी की तरफ से जो मिश्र अर्थव्यवस्था होती है इसमें कुछ तरह सार्वजनिक क्षेत्र और कोई तो खाजगी क्षेत्र इसमें रहता है। इसी वजह से इसको मिक्स इकोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं डेवलप इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। जो विकसित देश रहते हैं उनके दरडोई जो राष्ट्रीय उत्पन्न रहता है उसी के आधार पर वो डेवलप है या अनडेवलप है वो बनाया जाता है। यानी कि जो विकसित देश है उन देशों की अर्थव्यवस्था को डेवलप इकोनॉमी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप अर्थव्यवस्था है, जिनका विकास हो चुका है। ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था को डेवलप अर्थव्यवस्था या फिर विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी यानी क्या, विकसनशील अर्थव्यवस्था। विकसनशील अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था है वो विकास के रास्ते पर है, विकास के कगार पर है, वो बढ़ते जा रही है आगे। इसी अर्थव्यवस्था को विकसनशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन जैसे कुछ जो एशियाई देश है इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, विकसनशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, समझ में आया। तो इस पॉइंट में हमने देखा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक, मिक्स, डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिसको हम कह सकेंगे। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी क्या होता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोपराइटर, मालकी हक, इसके ऊपर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कौन कौन से। तो प्राइमरी सेक्टर्स ये क्या होता है, इस क्षेत्र में नैसर्गिक साधन संपत्ति, रेशम उत्पादन, पशु संवर्धन, इसके बाद जो हमारी जंगल संपत्ति, खनिजे, इन सबको मिलाकर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है और उससे जो अलाइंड सेक्टर रहते संबंधित क्षेत्र, वो सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में जो वस्तुएं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त की जाती है उसको उद्योग क्षेत्र में मिलाया जाता है, उसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा जाता है। तो इसमें बांधकाम या फिर जो बीज निर्मित किया जाता है हमारे यहाँ पे, तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी सेक्टर में हम देख सकते हैं इस क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को पूरक रहने वाली सेवाओं का समावेश होता है। तो इस क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, देन क्वाटरनरी सेक्टर्स में क्या क्या आता है, तो इस क्षेत्र में उच्च बौद्धिक क्षमता की जो व्यवसाय होते हैं इनका समावेश होता है, जैसे कि आइडियाज़, इसके बाद रिसर्च, संशोधन, तांत्रिक कौशल्य, व्यवस्थापकीय कौशल्य, R&D, कर प्रबंधन, म्यूचुअल फंड प्रबंधन, सॉफ्टवेयर का विकास, पोर्टफोलियो प्रबंधन, इस जैसे जो क्षेत्र रहते हैं वो क्वाटरनरी सेक्टर्स में आते हैं। और जो क्वीनरी सेक्टर्स है इसमें हम जो तज्ञ होते हैं इनका चतुर्थ क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। और पंचम क्षेत्र में समाज के अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च स्तर के जो निर्णय लिए जाते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनका समावेश होता है। इसमें गवर्नमेंट, इसके बाद यूनिवर्सिटीज़, गैर संस्थानिक संस्था, आरोग्य सेवा, संस्कृति, प्रसार माध्यम, इन सब का इसमें समावेश हो जाता है क्यूनरी सेक्टर्स में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर, देन प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड, तो डिपेंड अपॉन प्राइवेट प्रोप्राइटर इट्स क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स।
तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आता है, जो मालकी होती है वो सरकार की मालकी हक का होता है, और इसमें जो उद्योग उपक्रम रहते हैं जैसे कि रेलवे, शस्त्रास्त्र, दूरदर्शन, पेट्रोलियम, इन सभी का इस जो है वो पब्लिक सेक्टर में ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, तो इसमें जो खासगी या फिर जो प्रोप्राइटर रहते हैं वो पर्सनल रहते हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कृषि और उससे जो पूरक उद्योग रहते हैं, लघु उद्योग, इसके बाद जो हमारे होलसेल एंड रिटेल व्यापार रहते हैं वो सभी इसे में आते हैं। जॉइंट सेक्टर में पर्सनल और प्राइवेट और पब्लिक दोनों का समावेश होता है, तो इसी की वजह से इनको जॉइंट सेक्टर कहा जाता है। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, इसमें इसको हम एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी प्रकार कह सकते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो वैशिष्ट्य है वो क्या है वो हम देखते हैं डिटेल में। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लो पर कैपिटल इनकम, यानी क्या होते हैं लो पर कैपिटल इनकम का अर्थ क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यानी इनकम। ठीक है, इसको दरडोई उत्पन्न भी हम कह सकते हैं। तो सपोज घर में हमारे 4 मेंबर्स है, तो ये 4 मेंबर अगर काम पे जा रहे हैं तो हर एक का उत्पादन कितना है, उत्पन्न पेमेंट कितना है, सैलरी कितना है, तो इसी के हर एक के इनकम को क्या कह सकते हैं हम, लो पर कैपिटल इनकम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लो ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इनकम पर कैपिटल इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय की कमी को हम कैसे क्या कह सकते हैं, यानी कि अगर ये 4 लोग काम पे जा रहे हैं और इसमें से कोई एक अगर घर पे बैठता है और सिर्फ 3 लोग जाने लगे, तो इसमें एक व्यक्ति का जो उत्पादन कम हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम एंड पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो प्रभाव रहता है उसी को डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर कह सकते हैं। तो अगर हम जीवीए का जो हिस्सा है कृषि क्षेत्र का, तो अगर हम रिसेंटली देख सकते हैं 2018 टू 19 का डेटा अगर हम देखते हैं, तो कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है वो कितना है, 14.37%। 14.37% जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका हिस्सा है कितना है, 31%। और जो सेवा यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर का जो हिस्सा है वो कितना है, 54.33%। ठीक है, तो इस तरह से ये किया जाता है। अगर हम देख सकते हैं ये, तो ये डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी क्या, तो आर्थिक विषमता भी इसको हम कह सकते हैं। तो भारत में बहुत बड़ी आर्थिक विषमता हमको मिलती है। तो इसमें क्या होता है, आर्थिक विषमता यानी जो जिन लोगों की आय ज़्यादा रहती है तो किन लोगों की आय कम रहती है। तो जिन लोगों का इनकम कम रहता है तो उन लोगों की जो रहन सहन की जो पद्धति है, स्थिति है, उसमें बदलाव हमको दिखता है और इसी को हम इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। फिर देखते हैं हम ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन यानी जो फैक्टर्स होते हैं जो किसको बढ़ाता है, ओवर पॉपुलेशन यानी लोक संख्या का विस्फोट। तो अगर हम देख सकते हैं तो 1901 में भारत की लोक संख्या 23.84 करोड़ इतनी थी। तो उसके बाद 2011 यानी कि 2011 में वो कितनी हो गई थी, 121.02 करोड़। ठीक है, तो इतनी वो हो गई थी। तो स्वातंत्र के प्राप्ति के बाद एक तरह से लोक संख्या का क्या हो गया था, ओवर पॉपुलेशन, यानी इसको हम लोक संख्या का विस्फोट भी कह सकते हैं। तो इस तरह ओवर पॉपुलेशन हुआ था। इसकी वजह से बहुत सारे कारण हो गए थे, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, समाज में इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी को, ये अफेक्ट करते हैं। पॉवर्टी यानी क्या, जो गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो भांडवल दर निर्मित का जो दर होता है वो कम होता है, इसी को ही हम कहते हैं लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। गरीबी और पॉवर्टी वजह से ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ये हर एक क्या है, एक को डिपेंड करते हैं, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लैक यानी क्या है, कमी की वजह से, कमतरता होती है। जो लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो कंपनियां हैं इनकी कमी की वजह से जो असमता होती है, इनक्वलिटी होती है, इसी को लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि कंपनियों की कमतरता, बिजनेस पार्क्स जो नहीं रहते, इसी की वजह से लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फर्मिटीज, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, लो लेवल यानी कि जो हमारा टेक्निकल नॉलेज है वो क्या है, लो लेवल का है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, लो लेवल के है, ठीक है। तो ये भी हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पन्न की जो राष्ट्रीय उत्पन्न है वो कैसे मेजर किया जाता है उसका जो मौजमाप है वो कहते हैं। तो इसके लिए हमको उसके बेसिक कंसेप्ट यानी कि जो मूलभूत संकल्पना है वो समझना पड़ेगा, और मीनिंग ऑफ इनकम, देन फैक्टर्स ऑफ इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, मीनिंग ऑफ नेशनल, इकोनॉमिक टेरिटरी एंड रेसिडेंट्स, ये टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। तो बेसिक कंसेप्ट अगर हम देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट तो राष्ट्रीय उत्पन्न की संकल्पना को समझने के लिए हमको क्या ज़रूरी मालूम होना चाहिए, हमको ये राष्ट्रीय उत्पन्न ये मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय और उत्पन्न इन दोनों का मतलब हमको समझना होना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारी आय, यानी कि जो सोर्स जिससे हमको पैसा मिलता है इसी को इनकम कहते हैं। और राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है भारत का व्यक्ति और भारत का निवासी, इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय। तो इसकी जो नेशनल इनकम इसी को कहते हैं, भारत के क्षेत्र को या फिर देशांतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं उन्हीं की इनकम को नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय इनकम कहा जाता है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ इनकम, कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ इनकम, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें डेली वेजेस मिलने वाले जो मजदूर रहते हैं इनका भी समावेश होता है। इसके अलावा हमारे जो घटक अगर देखते हैं मूल, तो भूमि, श्रम, भांडवल और उद्योजकता ये उत्पादन के घटक माने जाते हैं। यानी कि फैक्टर्स ऑफ इनकम के ये 4 घटक माने जाते हैं, भूमि, श्रम, भांडवल और उद्योजकता, ठीक है। तो ये इनकम के हमारे सोर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमको प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, रेंट मिलता है, ये भी क्या है, फैक्टर्स ऑफ इनकम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन फैक्टर्स इनकम, नॉन फैक्टर इनकम्स। तो कुछ गैर उत्पन्न का मतलब गैर घटक उत्पन्न ऐसे रहते हैं जिसमें क्या क्या आता है, जैसे कि भेंट। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो डोनेशन, इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे सम टैक्स यानी कि जो कर, इसके बाद पेनल्टी यानी कि दंड, ये क्या है, नेशनल सोर्स इनकम, जो नॉन फैक्टर्स है इनकम के नॉन फैक्टर सोर्स है, ठीक है। समझ में आया, नॉन फैक्टर इनकम सोर्सेस। तो ये नॉन फैक्टर इनकम से। तो मीनिंग ऑफ नेशनल तो हमने देखा, नेशनलिज्म या फिर नेशनल, नेशनल मतलब क्या, यानी कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। और हमारी राष्ट्रीयता मतलब क्या, दोज पर्सन
हु हैविंग डोमासाइल ऑफ द इंडियन स्टेट इज कॉल्ड एज सिटीजन, यानी कि वही हम हमारी सिटीजनशिप यानी ही हमारी क्या है राष्ट्रीयता, हम भारतीय है, इसी को क्या कहते हैं हमारा नेशनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी यानी आर्थिक जो प्रक्षेत्र, देशांतर्गत आर्थिक प्रक्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डोमेनिक टेरिटरी। ठीक है, देशांतर्गत क्या कहते हैं इसको, देशांतर्गत प्रक्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को इकोनॉमिक टेरिटरी कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। निवासी ये क्या है, हमारे जो भारत में रहने वाले लोग हैं इनको रेसिडेंट कहा जाता है। तो ये नागरिकता से भिन्न है, क्योंकि इसमें एनआरआई भी आ सकते हैं, इसमें OCI या फिर PIO भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, एनआरआई का मतलब क्या होता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, और PIO का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो इनका समावेश इसमें हो जाता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि बाहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो घटक है निम्न, ये इसको बिलोंग करते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनका समावेश हो जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वर्सेस फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वर्सेस जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब जो कंसेप्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, अगर हम देखते हैं, यानी कि जो मध्यमवर्ती वस्तु विरुद्ध अंतिम वस्तु, तो राष्ट्रीय उत्पन्न की गणना के लिए मध्यमवर्तीय वस्तु और अंतिम वस्तु, इन दोनों की संकल्पना हमको समझ लेनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी क्या, तो एक उत्पादन संस्था ने दूसरे उत्पादन संस्था से पुनर्विक्री के लिए खरीदी किया हुआ वस्तु को मध्यमवर्ती वस्तु ऐसा कहा जाता है। यानी कि एक उत्पादन संस्था ने दूसरी उत्पादन संस्था से पुनर्विक्री के लिए खरीदी की हुई चीज़ को क्या कहा जाता है, मध्यमवर्ती वस्तु कहा जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहा जाता है। और फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है अंतिम वस्तु, यानी कि इस ऐसी सर्व जो वस्तुएं और सेवाएं आती है जिसको खरीदी उपभोग के लिए या फिर क्या गुंतवणूक के लिए की जाती है, लेकिन पुनर्विक्री के लिए उसको नहीं लिया जाता, उसी को फाइनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट में ये संबंध है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, यानी कि जो देशांतर्गत उत्पादन की संकल्पना है वो हम देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, तो इसमें मीनिंग क्या है कंसेप्ट वैल्यू एडेड का, वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो अगर हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड का मीनिंग, तो देश के जो इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, अनेक उत्पादन संस्था कार्यरत रहती है देश में आर्थिक प्रक्षेत्र में, तो सर्व जो उत्पादन संस्था है उनकी मूल्यवर्धित एकूण जो वैल्यू क्रिएट होती है उसको ही देशांतर्गत उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, उसमें ग्रॉस मेजरमेंट और नेट मेजरमेंट आता है। ठीक है, और मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर जो रहता है वो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। तो इसमें स्थूल देशांतर्गत उत्पाद, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या होता है निव्वल देशांतर्गत उत्पादन इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं इकोनॉमी के, वो देखते हैं हम। सब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो कौन कौन से जो सेक्टर्स है, सब सेक्टर यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के, इसको उपक्षेत्र भी हम कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उपक्षेत्र कौन कौन से है वो हम देखते हैं, ठीक है, डिटेल में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उपक्षेत्र, इसमें कृषि यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो आ गया, उसमें अगर हम हमारा जो पशुधन है वो आएगा, उस पर मत्स्य व्यवसाय उसमें आएगा, हमारा जो कारखानों का बिजनेस है, व्यवहार, वो आ जाएगा इसमें, बिजली, गैस, पानी, बांधकाम, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट्स, इन सब का इसमें भाग मिलाया जाएगा। और इस सभी क्षेत्र जो है इनको क्या कहा जाता है, सब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जीडीपी ऑफ इंडिया। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी तो हम देखते हैं जीडीपी ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखते हैं जीडीपी 2018 टू 19 का जो जीडीपी हमारे पास डेटा है, तो वो कितना है चालू कीमत में, यानी कि एनएनआई में, तो वो है 1,26,406, ठीक है। तो ये है हमारा 2018-19 का डेटा, जीडीपी यानी कि जो इंडिया का जो जीडीपी है उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इंडियाज़ प्लेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी को, भारत का स्थान क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी में। अगर ये हम देखते हैं तो हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी WDP, इनका एक ये आता है, रिपोर्ट आता है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसमें भी हमको मिलती है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम देखते हैं तो 2018 का जो उनका निर्देशांक है उसमें 2017 से भारत का जीडीपी अगर हम देखते हैं तो भारत का जीडीपी छठे नंबर पर है। सबसे ऊपर अगर हम देखते हैं तो यूएसए का है। इसके बाद भारत का अगर हम जीडीपी देखते हैं ट्रिलियन डॉलर्स में, तो वो है 2.59 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूएसए का है। यूएसए का अगर हम देखते हैं जीडीपी, इंडिया का इतना है, यूएसए का अगर हम देखते हैं तो 19.29 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो सबसे कम फ्रांस का है, अगर हम देखते हैं तो फ्रांस का जीडीपी है 2.58 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आएगा कि भारत ये विश्व की छठे क्रमांक की अर्थव्यवस्था है जिसका जीडीपी का इतना योगदान है भारत में। तो अगर जीडीपी का दरडोई अगर हम वृद्धि दर देखते हैं तो भारत के महाराष्ट्र में वो ज़्यादा मिलता है हमको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सम बेसिक कंसेप्ट का जस्ट इंट्रोडक्शन किया है। इंडियन इकोनॉमी क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, इसके बाद जो उसके सेक्टर्स क्या है, फिर जीडीपी का फुल फॉर्म यानी जीडीपी का मतलब क्या होता है, इंडिया का प्लेस क्या है वर्ल्ड में। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है यानी कि कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट, मिक्स अर्थव्यवस्था, यानी कि जो इकोनॉमी का मतलब क्या है, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीय जो हमारा उत्पादन है जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आपका जवाब ज़रूर दे दूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।